उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं। अभी से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। महाकुंभ 2025 दुनिया भर के लाखों श्रद्धालुओं को प्रयागराज की ओर आकर्षित कर रहा है। चारों तरफ रंग रोगन का कार्य चल रहा है। दूरसंचार विभाग DOT भी अपनी व्यापक तैयारियों में है। लाखों श्रद्धालुओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए दूरसंचार सेवाओं के विस्तार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। कुंभ क्षेत्र में दूरसंचार सेवाओं का विस्तार। दूरसंचार सेवाओं को मजबूत करने के लिए 900 से अधिक नए बेस ट्रांसीवर स्टेशन लगाए गए। 1550 से अधिक मौजूदा BTS अपग्रेड किए गए। हाई स्पीड इंटरनेट के लिए 300 किलोमीटर से अधिक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई। मेले क्षेत्र में भीड़भाड़ को ध्यान में रखते हुए 78 ट्रांसपोर्टेबल टावर लगाए गए हैं। 150 छोटे सेल समाधान तैनात किए गए। इससे लाखों श्रद्धालुओं को मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट की कोई समस्या नहीं होगी। कैसे है कि आज और कल से हम कुंभ की व्यवस्था देख रहे हैं। हम बहुत खुश है, प्रसन्न है। हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी जो है उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था करवाई है। और क्योंकि ये हम तुलना क्यों कर सकते हैं कि 2019 में हम ये कुंभ में थे और वहाँ की व्यवस्था, तब की व्यवस्था और आज की व्यवस्था में बहुत फर्क है और अच्छी व्यवस्था के मेरा आशीर्वाद है मुख्यमंत्री जी। पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम बड़े राजनेता जो विपक्ष में रहे, उन्होंने तमाम तैयारियों पर बड़ा सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि हम भी कुंभ का आयोजन कराते थे, लेकिन इस बार अधूरा दिखाई देता है ये कुंभ। कैसे है कि ये राजनीति है, राजनीति वालों पार्टियों का, विरोधी पार्टियों का काम ही है विरोध करना, तो वो आपके हिसाब से करेंगे ना, इसमें हम राजनीति में क्यों पड़ेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये कुंभ जो है वो कुंभ की अच्छी व्यवस्था है। हमारे कौन से भी महात्मा को आपने पूछा तो वो खुश है, क्योंकि इधर की अभी व्यवस्था जो है वो व्यवस्था बहुत अच्छी है और बहुत दिन है, अभी भी 10-15 दिन अभी भी बचे हैं, तो उसमें और व्यवस्था होने वाले हैं। आपदा प्रबंधन के लिए मेले क्षेत्र में 3 विशेष केंद्र स्थापित किए गए हैं। ये केंद्र नवीनतम तकनीक से सुसज्जित हैं और किसी भी आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा एक सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सुविधा भी स्थापित की गई है, जो आपदा चेतावनी और जागरूकता संदेश प्रसारित करेगी। श्रद्धालुओं की सहायता के लिए मेले क्षेत्र में 53 हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। ये हेल्प डेस्क संदिग्ध संचार की रिपोर्टिंग और खोए हुए मोबाइल को ब्लॉक करने जैसी सेवाएं प्रदान करेंगी। नेटवर्क सेवाओं को और सुरक्षित बनाने के लिए विकर्ण परीक्षण भी किया गया है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हवाई अड्डा और प्रमुख राजमार्गों पर भी दूरसंचार सेवाओं का विस्तार किया गया है। हाई ट्रैफिक क्षेत्रों में नेटवर्क सेवा सुनिश्चित करने के लिए ग्रीन कॉरिडोर विकसित किए गए हैं। देखिए, प्रयागराज अतिथि देवो भव का दायित्व निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके क्रम में प्रयागराज के सभी क्षेत्रों में, चाहे वह हमारे यहाँ पढ़ाई करने वाले बच्चे हों, कोई प्रोफेशनल्स हों, कोई सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक संगठन के पदाधिकारी हों और विशेष तौर से जो हमारे पार्टी के कार्यकर्तागण हैं, उन सबको बारी बारी से मिलकर के, हम सब लोग मिलकर के, चूंकि प्रयागराज मेजबान की भूमिका में है और कई कुंभ और माघ मेले बड़े स्तर पे संपन्न कराने का काम किया है, तो इस बार चूंकि सबसे बड़ा समागम संगम के तट पर होने वाला है, तो लोग अपने दायित्व को भी समझें कि अगर कोई हमारे घर में आ रहा है तो हम उसकी सेवा में कोई कमी न रह जाए, सुरक्षा में कोई कमी न रह जाए, वह सकुशल आए और सकुशल अपने घरों को वापस आए। हम देख रहे हैं कि आप लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी कई दफा यहाँ पर आते हैं। देखिए, अब इतना बड़ा समागम है जो दुनिया का सबसे बड़ा समागम है, धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, समरसता की दृष्टि से, संतों की दृष्टि से, समाजों की दृष्टि से, संस्थाओं की दृष्टि से, सबका एक संगम है यहाँ प्रयागराज में। तो ऐसे समय में सबका दायित्व बढ़ जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी आ चुके हैं, मुख्यमंत्री जी तो लगातार आ ही रहे हैं, क्योंकि मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ उपस्थित।
माननीय उप मुख्यमंत्री जी, अगर आप ANI के माध्यम से उत्तर प्रदेश समस्त पूरे देशवासियों से अपील करना चाहें कि प्रयागराज आवें और तीर्थ स्थली प्रयागराज के दर्शन। ये हम लोग लगातार अपील भी कर रहे हैं। हम ANI के माध्यम से भी अपने प्रदेश के दूसरे जनपदों से, देश के अलग अलग राज्यों और दुनिया के अलग अलग देशों में बसे हुए भारतवासियों से, भारतवंशियों से अपील भी करते हैं कि आवें, प्रयागराज के दिव्य, भव्य, सुरक्षित, स्वच्छ, ग्रीन कुंभ को देखें और यहाँ की जो स्मृतियां हैं अपने साथ संग्रहित करके ले जाएं। और प्रयागराज में हवाई मार्ग हो, चाहे रेल मार्ग हो, चाहे सड़क मार्ग हो, सभी मार्गों से आवागमन की बहुत बेहतरीन सुविधा है और सबको आमंत्रित करते हैं, सब लोग आवें। दूरसंचार सेवाओं के साथ साथ डिजिटल तकनीक को भी बढ़ावा दिया गया है। श्रद्धालु अब अपने मोबाइल से डिजिटल भुगतान कर सकते हैं और धार्मिक अनुष्ठानों की लाइव स्ट्रीमिंग का आनंद ले सकते हैं। महाकुंभ मेला 2025 के दौरान ये पहल न केवल बेहतर संचार सेवाएं प्रदान करेगी, बल्कि डिजिटल युग के साथ कदम ताल मिलाकर भारत की तकनीकी क्षमता को भी प्रदर्शित करेगी। दूरसंचार विभाग और सेवा प्रदाताओं की ये कोशिश महाकुंभ मेले को आध्यात्मिकता के साथ साथ डिजिटल आधुनिकता का अनुभव कराएगी। साथ ही पहली बार इलेक्ट्रिक बसें परिवहन निगम के बेड़े में शामिल होने जा रही हैं। 5 जनवरी से महाकुंभ प्रयागराज में इलेक्ट्रिक बसें पहुंचनी शुरू हो जाएंगी। महाकुंभ में इलेक्ट्रिक बसें। महाकुंभ में बस यात्रियों को बड़ा उपहार मिलने जा रहा है। पहली बार इलेक्ट्रिक बसें परिवहन निगम के बेड़े में शामिल होने जा रही हैं। 5 जनवरी से महाकुंभ प्रयागराज में इलेक्ट्रिक बसें पहुंचनी शुरू हो जाएंगी। महाकुंभ क्षेत्र में ही 40 बसें भ्रमण करेंगी। मेले के बाद बसों का संचालन प्रयागराज से लखनऊ के बीच होगा। मेला क्षेत्र में बसों की चार्जिंग सहित अन्य प्रबंध पूरे किए जा चुके हैं। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 44 सीट वाली इलेक्ट्रिक बसें एक बार चार्ज होने पर 280 किलोमीटर तक चल सकेंगी। एक अत्याधुनिक बस की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए है। लखनऊ को 24 और गाजियाबाद और आगरा को 38 बसें आवंटित की गई हैं। महाकुंभ के बाद इन बसों का संचालन लखनऊ से प्रयागराज के बीच होगा। अन्य क्षेत्रों को आवंटित बसें संबंधित स्वीकृत मार्गों पर चलेंगी। महाकुंभ मेले को धर्म, अध्यात्म और संस्कृति का भी महाकुंभ माना जाता है और दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। प्रयागराज में लगने वाला महाकुंभ मेला पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल पर लगता है, इसलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाकुंभ में स्नान करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ में पहले स्नान का मौका किसे मिलता है? महाकुंभ में सबसे पहले नागा साधु और प्रमुख संत स्नान करते हैं। इस परंपरा को प्रथम स्नान अधिकार कहा जाता है। नागा साधुओं को महायोद्धा साधु भी कहा जाता है। प्राचीन काल में वो धर्म और समाज की रक्षा के लिए सेना के रूप में कार्य करते थे। नागा साधु के स्नान करने के बाद वहां आए पर्यटक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूरे जीवन काल में हर मनुष्य को एक बार कुंभ स्नान जरूर करना चाहिए। अखाड़ों का नागा साधु कुंभ मेले के शाही स्नान में विशेष भूमिका निभाते हैं। ये साधु नग्न रहते हैं और शरीर पर भस्म लगाते हैं। नागा साधु अपनी कठिन तपस्या और संयम के लिए जाने जाते हैं। उनकी मौजूदगी अमृत स्नान को और भी प्रभावशाली बना देती है। महाकुंभ 2025 को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। अव्यवस्था का आरोप लगाते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा जमीन पर कोई कार्य नहीं करती है, काम के बजाय सिर्फ उसका प्रचार करती है। महाकुंभ एक पवित्र आयोजन है। यहाँ देश दुनिया के करोड़ों लोग बिना निमंत्रण और आमंत्रण के आते हैं। संगम में स्नान कर पुण्य अर्जित करते हैं। महाकुंभ में आने वाले हर श्रद्धालु बराबर होता है। भाजपा इसमें भी खास और आम बनाकर भेदभाव कर
सामाजिक दूरी करने से बाज नहीं आ रही। अखिलेश यादव के सारों पर जवाब दिया है हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत राजू दास। दुर्भाग्यपूर्ण है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का बयान। मेरा पूछना था कि ये वहीं पर जब 5 वर्ष मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने मुख्यमंत्री आवास की खुदाई नहीं की, तब तो वो वहां की खुदाई करा रहे थे। नहीं बोलेंगे वहां का नाम, विवाद शुरू हो जाएगा। विषय गंभीर है। विषय गंभीर यह है कि अभी वर्तमान स्थिति में जहां खोदोगे वही हनुमान जी निकलेंगे और जहां खुदा है वही राम है। जहां खुदा है वही राम है और जहां खोदोगे वही हनुमान जी निकलेंगे। अब संभल में देख सकते हो जिस प्रकार से अखिलेश जी का बयान, वो सिर्फ सनातन का अपमान करने वाला बयान। आप ठीक है योगी जी पे टिप्पणी करिए, बीजेपी पे टिप्पणी करिए, वो चलेगा, लेकिन आप भगवान भोले पे टिप्पणी करेंगे कैसे चलेगा? क्या भगवान भोले चुनाव लड़ने गए थे कि लड़ाने गए थे? क्या भगवान भोले उनके खिलाफ चुनाव लड़ने गए थे? क्या भगवान भोले उनके खिलाफ कुछ बोलने गए थे? क्या तो भगवान भोले पे टिप्पणी क्यों? दम हो तो इस्लाम के बारे में टिप्पणी करके देख लेते अखिलेश यादव। नहीं बोल सकते थे? सिर्फ सेफई में ही सिर्फ खुदाई का कार्यक्रम वो करते हैं, बस हो गया। जहां खोदने का वक्त था तब तो सेफई में खुदाई कर रहे थे, और आज यह कह देना कि सीएम आवास की खुदाई होगा तो वहां भी शिवलिंग निकलेगा, यह उनकी भाषा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सनातन का अपमान करने वाली भाषा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत का जिस तरीके से बयान आया कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजना गलत है, उसको लेकर के अब ऑर्गेनाइजर पहले लिखता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब ऑर्गेनाइजर 1 जनवरी का जब आप एडिशन देखेंगे तो उसमें सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए ऐसा है कि मोहन भागवत जी संघ प्रमुख है और संघ के लिए आस्था और मोहन भागवत जी के लिए आस्था है, क्योंकि संघ लगातार सनातन संस्कृति, हिंदुत्व, भारत कैसे अखंड हो, भारत की संस्कृति कैसे बचे, इसके नाते लगातार संघ परिश्रम करके और 75 वर्ष से बहुत त्याग किया है। तो उनके मोहन भागवत जी के बारे में टिप्पणी तो नहीं कर सकता, लेकिन विषय है कि जहां भी खोदोगे वहां खुदा निकलेगा, जहां खुदा है वहीं राम जी निकलेंगे। जहां पर आप देखो ना संभल में, भाई मैं अयोध्या का मैं देख रहा हूं, उत्खनन, सर्वेक्षण, उसके बाद राम मंदिर। आप देखो ज्यादा दूर मत जाओ, ज्ञानवापी और नंदिका मुकुदर और जो उस ज्ञानवापी का परिसर को देखोगे तो शुद्ध रूप से सनातनी स्ट्रक्चर। आप चले आओ भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि, वहां भी यह स्थिति है। विषय यह है कि भारत राम, भगवान परशुराम, भगवान बुद्ध और महावीर का देश है, कोई पीर और फकीर का देश नहीं है। इसके नाते जो भी हमारे सनातन स्ट्रक्चर है वापस चाहिए, क्योंकि इस्लामिक आक्रांताओं ने शुद्ध रूप से जितने भी हमारे प्रतिष्ठित सिद्ध मंदिर थे उसी के ऊपर अटैक किया, उसको तोड़ा। इसके नाते हर जगह मंदिर ही मंदिर मिलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचकर नैनी स्थित बायो सीएनजी प्लांट का अनावरण किया है एवं फफमाओ स्थित स्टील ब्रिज का शुभारंभ किया है। इसके बाद महाकुंभ कार्यों का निरीक्षण किया, घाटों की स्थिति देखी और गंगा जल का आचमन भी किया। बड़े हनुमान मंदिर में मत्था टेकने के बाद मेला प्राधिकरण के सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। इस दौरान उन्होंने संतों द्वारा शाही स्नान के लिए नए नामकरण की मांग कर स्मरण भी कराया है। साथ ही घोषणा की है कि महाकुंभ में शाही स्नान अब अमृत स्नान के नाम से जाने जाएंगे। महाकुंभ क्षेत्र में सनातन धर्म की ध्वज वाहक अखाड़ों के प्रवेश का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में घोड़े, ऊंट पर नाग साधुओं की सवारी के साथ श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी ने राजसी वैभव के साथ छावनी क्षेत्र में प्रवेश किया है। शहर में जगह जगह पुष्प वर्षा कर संतों का भव्य स्वागत किया गया। कुंभ मेला प्रशासन की तरफ से भी अखाड़े का महात्माओं का स्वागत किया गया। सनातन धर्म के 13 अखाड़ों में सबसे धनवान कहे जाने वाले श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी का भव्य जुलूस आलोपी बाग के निकट स्थित महानिर्वाणी अखाड़े की स्थानीय छावनी से निकला। सबसे पहले महामंडलेश्वर पद का सृजन करने वाले इस अखाड़े में इस समय 67 महामंडलेश्वर है। अखाड़े की छावनी प्रवेश यात्रा में भी इसकी झलक देखने को मिली है। अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विशोकानंद जी की अगुवाई में यह छावनी प्रवेश यात्रा शुरू हुई, जिसमें आगे आगे अखाड़े के इष्ट भगवान कपिल जी का रथ चल रहा था, जिसके बाद आचार्य महामंडलेश्वर का
भव्य रथ श्रद्धालुओं को दर्शन दे रहा था। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान शुभ मुहूर्त कब है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:25 से 6:18 तक। विजय मुहूर्त की अगर बात करें तो दोपहर 2:22 से 3:05 तक है। गोधूली मुहूर्त शाम 5:55 से 6:22 तक है। सूर्योदय सुबह 7:11 पर है। सूर्यास्त की अगर बात करें तो शाम 5:58 पर हो रहा है। चंद्रोदय की बात करें तो कोई भी फिलहाल नहीं है। चंद्रास्त की बात करें तो शाम 5:58 पर है। महाकुंभ में अमृत स्नान में स्नान करने का अधिक महत्व है। अमृत स्नान में सबसे पहले साधु संत स्नान करते हैं, जिसके बाद श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि महाकुंभ में स्नान करने से सभी पापों से छुटकारा मिलता है, साथ ही दुख और दर्द दूर होते हैं। यदि आप भी महाकुंभ में अमृत स्नान करने की सोच रहे हैं, आपको स्नान नियम के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। महाकुंभ में स्नान के दौरान नियम का पालन न करने से जातक को शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसे में स्नान करने से पहले ही इसके नियम के बारे में जरूर जान लें। अमृत स्नान के दौरान साबुन और शैम्पू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। स्नान के बाद श्रद्धानुसार अन्न, धन और वस्त्र समेत चीजों का दान करें। दीपदान करना भी इंसान के जीवन के लिए अधिक फलदायी माना गया है। महाकुंभ 2025 में संगम किनारे बना दक्षिण भारतीय शैली का श्री आदि शंकर विमान मंडपम मंदिर श्रद्धालुओं के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्व मंदिर में विग्रहों के दर्शन के लिए आ चुके हैं। महाकुंभ के लिए योगी सरकार मंदिर के आसपास विकास कार्य करा रही है। मंदिर की आभा ऐसी है कि वो श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींच लेती है। कांचीकाम कोटि के 69वें पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी जयेंद्र सरस्वती ने अपने गुरु चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती की इच्छा पूर्ति के लिए आदि शंकर विमान मंडपम का निर्माण करवाया है। गुरु चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती ने वर्ष 1934 में प्रयाग में चातुर्मास किया था। उन दिनों वो दारागंज के आश्रम में रुके थे और प्रतिदिन पैदल संगम स्नान को आते थे। महाकुंभ 2025 में जहां संगम क्षेत्र में बने मंदिरों का विकास कार्य हुआ है और सबसे बड़ी बात है इस समय जो महाकुंभ में लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है श्री आदि शंकर विमान मंडपम मंदिर की हम बात कर रहे हैं, जो कि लेटे हनुमान मंदिर के कॉरिडोर से कुछ ही कदम की दूरी पर है। जब लोग संगम में आस्था की डुबकी लगाते लेटे हनुमान मंदिर पहुंचते हैं और साथ ही उसके बाद यहाँ पहुंचते हैं। इस मंदिर को आप देख सकते हैं, बहुमंजिला ये मंदिर बनाया गया है और सबसे खास बात ये काची कोटि के 59वें पीठाधीश्वर शंकराचार्य राम जैनेन्द्र सरस्वती ने अपने गुरु चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती की इच्छा पूर्ति के लिए श्री आदि शंकर विमान मंडपम मंदिर का निर्माण कराया और गुरु चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती ने 1934 में प्रयाग में चतुर्मास किया था। उन दिनों वे दारागंज आश्रम में रुके थे और प्रतिदिन मंदिर में स्नान को आते थे। साथ ही मंदिर में पीपल के वृक्ष के बीच खाली नजर स्थान आएगा और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जिस तरह से ये मंदिर का बनाया गया था 1969 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल बी गोपाल रेड्डी ने इसकी नींव रखी थी। तब इंजीनियर बी सोमो सुंदरम और CS रामचंद्र ने मंदिर का नक्शा तैयार किया था और सबसे बड़ी बात है 130 फीट ऊंचे इस मंदिर में श्री आदि शंकराचार्य की प्रतिमा स्थापित की गई है। देव कामाक्षी के 51 शक्तिपीठ के अलावा तिरुपति बालाजी के सहस्त्र योग लिंग के साथ 108 शिवलिंग मंदिर में स्थापित है। गणेश जी की मंदिर भी है। मंदिर में सुबह 6 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं इसका जैसे महाकुंभ को लेकर रंग रोगन कराया गया है और मंदिर को तैयार किया गया है, लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र। और महाकुंभ के दौरान जो लेटे हनुमान जी के दर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं,
तो साथ ही वे यहाँ भी पहुंचते हैं और साथ ही पूजा अर्चना करने के साथ साथ अपने गंतव्य के लिए रवाना होते हैं। मगर आकर्षण का केंद्र जो मंदिर की आप देख सकते हो, ऊपर का मंजिला है, जिस तरह से इसकी नक्काशी है और जो डिजाइन है अपने आप में लोगों को आकर्षण का केंद्र करती। जैसे कि आपने साउथ के मंदिरों को देखा है, उसी तरह से ये आदि शंकर विमान मंडपम भी बनाया है। नक्शा जो है इसकी पूरी तैयारी की गई है और यहाँ जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो यहाँ भी पूजा अर्चना कर रहे हैं। कुंभ जनपद से वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। कभी संकरी और खस्ता हाल सड़कों के लिए पहचाने जाने वाले प्रयागराज का आज कायाकल्प हो चुका है। पहले कुंभ 2019 और अब कुंभ 2025 को देखते हुए योगी सरकार ने यहाँ की सूरत ही बदल दी है। साल 2019 में महाकुंभ के दृष्टिगत जो विकास कार्य हुए उसे 2025 महाकुंभ में और विस्तार देते हुए स्थायी कार्यों पर जोर दिया गया है। सनातन आस्था के सबसे बड़े समागम महाकुंभ के लिए बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया गया है। आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को आवागमन में किसी तरह की परेशानी ना हो, इसको देखते हुए इस बार 200 सड़कों का निर्माण और विकास किया गया है। इन सड़कों को 3 लाख पौधों और 1 लाख हॉर्टिकल्चर सैंपलिंग से सजाया गया है। कुल मिलाकर महाकुंभ के दौरान जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां आएंगे तो यहां की सड़कों और उनके सौंदर्यीकरण की मनमोहक छवि के साथ यादगार अनुभव लेकर वापस जाएंगे। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।